झा से। मनोज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी स्वागत। पहला सवाल यही, लैंड फॉर जॉब स्कैम में मनोज झा आप कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है, बीजेपी सीधे सीधे ये पूछ रही है भाई ये इतनी सस्ती जमीन कहां मिलती है, हमें भी बता दीजिए। मनोज झा। मानक जी, मैं आपके वो पूरा पैकेज देख रहा था यहाँ, चूंकि मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले से था। उस पैकेज में मैंने देखा कि आखिर में एक केंद्रीय मंत्री हैं जो मशहूर हैं इस बात के लिए, उन्होंने कहा था गोली मारो सालों को। अब वैसे लोग अगर प्रवचन और नसीहत दें तो जाहिर है गले नहीं उतरता है, किसी के गले नहीं उतरेगा, उनके अपने लोगों के भी गले नहीं उतरेगा। आप जब सारा फैक्ट रख रहे थे, कुछ फैक्ट आपके अनुसंधान में मिस हो गया। ये लैंड फॉर जॉब जो पूरा मामला है ना, 2008 में बंद हुआ, तथ्यों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में। फिर खोला गया, फिर 2010 में बंद हुआ, तथ्यों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में। ये पूरा 7-8 वर्ष यूं ही पड़ा रहा है। 9 अगस्त 2022 को बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और मैं जानता हूं बीजेपी हर जगह सत्ता चाहती है। जहां 2 एमएलए होता है वहां जाकर पहले कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट मेघालय, सबसे भ्रष्ट कॉनराड सांगमा, लेकिन प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में यूं शामिल होते हैं जैसे उन्होंने सरकार, तो सरकार जाने की टीस को हम समझते हैं। उस टीस को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस रंजो गम को उन्होंने इन 2 एजेंसीज के सामने परोस दिया। अब ये दोनों एजेंसीज में भी सुन लीजिए, एक एजेंसी में एक व्यक्ति को सेवा विस्तार चाहिए, दूसरी एजेंसी में दूसरे व्यक्ति को पोस्ट रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट चाहिए। ये सुपर एक्टिव हो गए और सुपर एक्टिव होने में इन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि जांच पड़ताल के नियामक क्या हो, क्या तथ्य सामने हैं, क्या तथ्य आप परोस रहे हैं। और ये नतीजे में क्या हो रहा है कि नतीजे में आप 14 घंटे बिठा के रखते हैं। पूछ लीजिएगा कितनी देर की बातचीत की, लेकिन 14 घंटे आप टॉर्चर करते हैं। हर जगह उनकी बेटियों के यहाँ, तेजस्वी जी जो हमारे डिप्टी सीएम है, उनकी पत्नी के पास जो कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। चलिए मैं इन चीजों में नहीं जानना चाहता, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरी पगुड़ाए। मैं इन सब को, इनकी मानवीय संवेदनाओं के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब बड़ी बड़ी बातें हो रही। साहब, एक व्यक्ति है, कांग्रेस का नेता था, 242 पेज का डॉसियर बीजेपी लेके आई, आज वो मुख्यमंत्री है उसी बीजेपी के, और नॉर्थ ईस्ट के पोस्टर बॉय है। कहां गुम हो गए सारी चीजें? शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या हुआ? तो मैं सीधे बात, ये जो बीजेपी नेताओं की लिस्ट है ना, जिस पर विपक्ष लगातार कई सालों से सवाल उठा रहा है कि भाई आपके यहां जाते हैं तो वो बेदाग हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। क्या आपका तर्क ये है कि भैया पकड़ना है तो अपने वालों को भी पकड़िए, हमारे वालों को पकड़ रहे हैं तो, या फिर सबको छोड़ दीजिए? नहीं, मेरा सिर्फ मानक जी एक ही तर्क है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में ना आप इंटरवीन मत करिए। आपने इन संस्थाओं के चरित्र को खत्म करके रख दिया है, और मैं कहूं मुझे चिंता होती है, क्योंकि सरकार कभी ना कभी तो बदलेगी, लेकिन इन एजेंसीज को जो आपने कर दिया है ना, ये आपके दरवाजे पे भी जाके दस्तक देगा। हो सकता है बिलावा जाकर दस्तक दे, जैसे यूं दे रहा है। इसलिए सरकार का काम होना चाहिए कि डे टू डे पॉलिटिकल बैटल को पॉलिटिकली लड़ा जाए। ओके, 2 सवाल है मेरे मन में। इन एजेंसीज का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ओके। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। ओके, 2 सवाल मनोज जी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को शर्मिंदा करने के लिए, ताकि वो एक बार फिर से आरजेडी का साथ छोड़ दें, ये छापे डलवाए जा रहे हैं? क्या आपका ये भी आरोप है? मेरा सीधे मानना है कि जो लोग ना 17 के आईने से 24 को देख रहे हैं या 23 को देख रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इन 6 वर्ष बीते हैं। ये 6 वर्ष संवैधानिक संस्थाओं के छत विच्छत करने के 6 वर्ष रहे। एक व्यक्ति जो राष्ट्र के रूप में पर्यायवाची बनकर के उभरना चाहते हैं, मतलब ये तो कमाल की चीज है ना। आत्ममुग्ध और व्यक्ति केंद्रित राजनीति की पराकाष्ठा नीतीश जी भी देख रहे हैं। उन्होंने अगस्त के महीने में निर्णय किया, और जाहिर है आप कितनों दबाव डाल लें, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ये जो गठजोड़ है, ये जो गठबंधन है, अब ये नैसर्गिक हो चुका है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ओके मनोज जी, अगला सवाल। ओके, अगला सवाल, तेजस्वी यादव को अगर ईडी के सामने, सीबीआई के सामने इस मामले में पेश होना पड़ा, अब देखिए, क्योंकि ये जो आंच थी, पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, फिर उसके बाद मीसा भारती और बाकी बहनों तक गई, अब तेजस्वी यादव तक आ गई है। अब आपके डिप्टी सीएम अगर सीबीआई के दफ्तर में भ्रष्टाचार के इस मामले में पेश होते हैं, क्या यह शर्मिंदगी का सबब बनेगा, या फिर आपको लगता है कि आपको और हमदर्दी मिलेगी इससे? मानक जी, ये शर्मिंदगी का सबब सीबीआई के लिए होगा। नोट कर लीजिए, जब का ये केस है, तेजस्वी जी की उम्र क्या थी?
सीबीआई के अपने रूल बुक में देखा जाएगा, उन्होंने क्या नोटिंग की है उस पर चर्चा होगी। सर शर्मिंदगी होगी ना तो भाजपा के सत्ता प्रतिष्ठान के टॉप 2 लोगों को होगी, शर्मिंदगी होगी तो सीबीआई ईडी को होगी, जो सेवा विस्तार के लिए बेहतर पद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं। ओके, आखिरी सवाल मनोज झा। ऑलराइट, आखिरी सवाल जो जहां से मैंने शुरू किया था, आप सारे राजनीतिक जवाब दे रहे हैं मनोज झा, आप इस केस के डिटेल में बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं है, जबकि सारा का सारा पब्लिक डोमेन में डिटेल है। इतनी सस्ती जमीन मनोज जी, मैं चाहता हूं आप अध्ययन करें, कम से कम लैंड फॉर जॉब्स का अध्ययन करें अच्छे से, फिर एक दिन मेरे साथ डिबेट रख लीजिए, मैं खुल के आपके सामने रखूंगा। दूसरी बात, जब मामला राजनीतिक हो तो जवाब भी राजनीतिक के होंगे, ये मुकदमे राजनीतिक मुकदमे हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ओके, मैं जो समझ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ संयोग था कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई उनसे सस्ती जमीन लालू परिवार के लोगों को मिली। पहले ये बात सीबीआई नहीं प्रूव कर पाई है मानक जी, आप न्यूज 24 के दफ्तर में प्रूव कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये तो सीबीआई को कहना है। ओके, ऑलराइट, ये प्रो को तो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है। ओके, राइट, ओके, ऑलराइट, बहुत धन्यवाद, थैंक यू मनोज झा, राष्ट्र की बात में आने के लिए। शहजाद।